जब रात के समय किसी खुले मैदान में लेटकर तारों से भरे विशाल आसमान को देखा जाता है, तो सबसे पहले मन में क्या आता है? हम्म अक्सर यही लगता है कि वो एक अनंत, खाली और एकदम शांत अंतरिक्ष है। बिल्कुल, एक ऐसा शून्य जहां बस कुछ चमकते हुए बिंदु बिखरे पड़े हैं। लेकिन क्या हो अगर ये नजरिया पूरी तरह से पलट जाए? मतलब अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल जाए। हाँ, क्या हो अगर वो जिसे हम खाली अंतरिक्ष समझ रहे हैं, वो वास्तव में एक जमे हुए उल्टे महासागर की सतह हो? जिसे हम नीचे से देख रहे हो। ओहो, ये तो सच में एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड को देखने के पूरे नजरिए को ही पलट देता है। है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आधुनिक साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये महाबली अली द्वारा वर्णित सृष्टि की रचना के एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ मॉडल का हिस्सा है। और आज की हमारी ये अत्यधिक गहन चर्चा इसी बात पर केंद्रित है। हम सृजन के उस यांत्रिकी या कहें मैकेनिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वायु और जल के एक अत्यंत प्रचंड टकराव से इस ब्रह्मांड की नींव रखी गई। ये कोई आम कहानी नहीं है। सही कहा। इसमें भौतिकी, ऊर्जा और एक अचूक इरादे का ऐसा वर्णन है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में कोई रफ ड्राफ्ट नहीं था। हाँ, कोई ट्रायल एंड एरर भी नहीं था। और देखिए, यहीं से इस मॉडल को समझना शुरू करना चाहिए। हम्म आमतौर पर जब मानव मस्तिष्क किसी जटिल निर्माण के बारे में सोचता है, जैसे कोई विशाल पुल बनाना हो या कोई बड़ी गगनचुंबी इमारत खड़ी करनी हो। बिल्कुल, तो हम उसे संघर्ष और सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हम पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर गलतियां होती हैं। और फिर हम उन गलतियों को सुधारते हैं। सही बात है। मानव के लिए निर्माण का मतलब ही अपूर्णता से पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। लेकिन इस ब्रह्मांडी मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह बात उभर कर आती है कि परम सत्ता ने इस सृष्टि का निर्माण बिना किसी पूर्व विचार विमर्श या अनुभव के किया। एकदम सही। मतलब कोई पहले का रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। शुरुआत के समय कोई मानसिक उलझन, घबराहट या संशय नहीं था। हर चीज का एक उचित समय पहले से ही तय था। विपरीत तत्वों के बीच एक सामंजस्य बनाया गया था। और चीजों के आरंभ होने से पहले ही उनके अंत और उनकी सीमाओं का पूर्ण ज्ञान मौजूद था। इस पूर्ण ज्ञान वाले हिस्से पर थोड़ा रुककर विचार करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना किसी संशय के निर्माण करने का सीधा अर्थ है पूर्ण स्पष्टता। जब शुरुआत करने से पहले ही सीमाओं का ज्ञान हो, तभी उन तत्वों को एक साथ लाया जा सकता है जो स्वभाव से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अच्छा, मतलब सृजन का अर्थ केवल किसी चीज को वजूद में लाना नहीं है। नहीं, बल्कि विरोधी प्रवृत्तियों को गढ़कर उन्हें एक संतुलन में बांधना है। पर यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। क्यों? क्योंकि इस विचार में एक बहुत बड़ा दार्शनिक पेंच नजर आ रहा है। अच्छा, कैसा पेंच? देखिए, अगर हम एक ऐसे मास्टर आर्किटेक्ट की कल्पना करें जिसे किसी नक्शे की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही 100% तैयार है। सही है। तो अगर आरंभ से पहले ही अंत और सीमाओं का पूरा ज्ञान मौजूद था, तो क्या ये सच में सृजन है या ये केवल उस विचार का भौतिक रूप में प्रकटीकरण है। हाँ, मतलब जैसे किसी कंप्यूटर में पहले से तैयार 3D मॉडल को सिर्फ प्रिंटर से बाहर निकाल लेना। इसमें नया क्या बना? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। जब सृजन शब्द सामने आता है तो अक्सर लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले से तय ना हो, जिसमें कोई सरप्राइज हो। बिल्कुल, मेरा भी यही सोचना था। लेकिन इस ब्रह्मांडीय मॉडल के अनुसार सच्चा सृजन कोई जादुई छली या अचानक आया विचार नहीं है। सच्चा सृजन है अव्यवस्था और विरोधी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। विरोधी शक्तियों पर नियंत्रण? हाँ, जब आग और पानी या अंधकार और प्रकाश जैसी विपरीत चीजें एक साथ रखी जाती हैं, तो वे आमतौर पर एक दूसरे को नष्ट कर देती है ना? जाहिर सी बात है। एक साथ लाता है और वो बिना एक दूसरे को खत्म किए एक नई संरचना बनाते हैं, तो वो सृजन कहलाता है। ये बिना किसी हलचल के पूर्ण नियंत्रण का प्रमाण है। क्या बात है! विरोधी शक्तियों को एक साथ लाना और उन पर नियंत्रण करना, ये हमें उस भौतिक प्रक्रिया की ओर ले जाता है जो इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब योजना इतनी अचूक थी, तो सृजन के लिए कच्चा माल क्या था? ब्रह्मांड का पहला भौतिक चरण कैसे सामने आया? शुरुआत में अंतरिक्ष के अंतराल, दिशाओं के विस्तार और वायु के स्तरों का निर्माण हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रवेश होता है जल का। और ये जल
किसी शांत झील जैसा तो बिल्कुल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक अथाह, सघन और उफनता हुआ महासागर था। एक ऐसा महासागर जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बाप रे। लेकिन सबसे चकित करने वाली बात जल का होना नहीं है, बल्कि ये है कि उस जल को रखा कहाँ गया था। अंतरिक्ष में जमीन तो थी नहीं। सही कहा। उस सघन और उफनते हुए जल को किसी ठोस जमीन या किसी बर्तन में नहीं रखा गया था। उसे एक अत्यंत तीव्र और प्रचंड झंझावात यानी एक तूफानी पवन के ठीक ऊपर स्थापित कर दिया गया था। ये तो भौतिकी के सामान्य नियमों के बिल्कुल उलट लगता है। मतलब जो दुनिया हम देखते हैं उसमें पानी का घनत्व या डेंसिटी हवा से बहुत ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी हमेशा हवा को चीरते हुए नीचे गिरता है। बिल्कुल, पानी की बूंदें ऐसी तो गिरती हैं। पानी को हवा के ऊपर टिकाना, ये तो ऐसा है जैसे किसी भारी चट्टान को सिर्फ नीचे से फूंक मारकर हवा में रोक दिया जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। यहाँ एक प्रचंड अपड्राफ्ट या तूफानी हवा की नींव है जो एक पूरे के पूरे महासागर को अंतरिक्ष में थामे हुए। वायु नीचे है और जल उसके ऊपर छलक रहा है। ये संतुलन काम कैसे कर सकता है? देखिए, अगर इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझा जाए तो ये गतिशील संतुलन या डायनामिक इक्विलिब्रियम का सबसे बेहतरीन और विशाल रूप है। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ, ये कोई स्थिर या ठहरा हुआ ब्रह्मांड नहीं है जहाँ चीजें बस अपनी जगह पर पड़ी हैं। इसे ऐसे समझें जैसे दो बेहद ताकतवर पहलवान एक दूसरे को पूरी शक्ति से धकेल रहे हैं। बाहर से देखने पर वे बिल्कुल स्थिर लग सकते हैं। बिल्कुल, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते, लेकिन उनके शरीर के अंदर भयंकर ऊर्जा और तनाव काम कर रहा होता है। यहाँ भी एकदम ऐसा ही है। तो हवा की ऊपर की ओर धकेलने वाली प्रचंड शक्ति और जल का अपना असीम भारीपन, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। वायु को स्पष्ट निर्देश था कि वह जल को नियंत्रित करे और उसे बांध कर रखे। इन दो असीम ताकतों का ये टकराव ही वो तनाव पैदा करता है जिस पर पूरे ब्रह्मांड की नींव टिकी है। ओहो, तो हमारे पास अंतरिक्ष में एक असीम जल का महासागर है जो एक चीखते हुए तूफान के सहारे हवा में टिका हुआ है। ये दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक तैरते हुए उफनते हुए महासागर से तारे, ग्रह और ये ठोस आसमान कैसे बन सकता है? वही बात है। इस रुके हुए जल से संरचनाओं के निर्माण के लिए कुछ और चाहिए था। एक नए प्रकार के घर्षण की आवश्यकता थी और यही कहानी में प्रवेश होता है एक दूसरी वायु का। दूसरी वायु मतलब पहली हवा का काम सिर्फ पानी को नीचे से थामना था। एकदम सही। लेकिन फिर एक और वायु का निर्माण किया गया। इस दूसरी हवा की विशेषता ये थी कि ये पूरी तरह से शुष्क यानी वर्षा रहित थी। इसका उद्गम बहुत दूर था और इसकी गति पहले वाले तूफान से भी कहीं अधिक तीव्र थी। और इस नई, सूखी और तेज हवा का एकमात्र काम क्या था? उस अथाह जल को आलोड़ित करना, यानी उसे मथना, है ना? हाँ, हवा ने जल को अंतरिक्ष में ऐसे मथा जैसे किसी विशाल बर्तन में दूध या मट्ठा मथा जाता है। क्या बात है। वह हवा अत्यंत वेग से बही जिससे जल का जो शांत हिस्सा था वो भी पूरी तरह अशांत हो गया। पानी उफनने लगा, लहरें आपस में टकराने लगी और उस भयंकर मंथन के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में फेन या झाग उत्पन्न हो गया। अब यहाँ मेरा एक बड़ा सवाल है। जी, इस प्रक्रिया के मैकेनिक्स पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये है कि ये पूरी प्रक्रिया किसी विशाल ब्रह्मांडीय वॉशिंग मशीन या एक भयंकर ब्लेंडर की तरह क्यों लगती है? मेरा मतलब है, अगर सृजनकर्ता का इरादा अचूक है और उसके पास असीम शक्ति है, तो क्या वो सीधे एक खूबसूरत आसमान नहीं बना सकता था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये घर्षण, ये पानी को मथना, ये छाग पैदा करना, इतना यांत्रिक और भौतिक तरीका क्यों अपनाया गया? क्या ये सृजन के जादुई या चमत्कारी विचार के खिलाफ नहीं जाता? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये मॉडल सृजन को किसी जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं मानता। ये मॉडल रूपांतरण या कहें ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत पर जोर देता है। अच्छा, रूपांतरण? हाँ, जब किसी तरल पदार्थ से कोई ठोस या नई संरचना बनानी होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ब्रह्मांडीय मंथन ये बताता है कि गतिज ऊर्जा और घर्षण के माध्यम से ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था का जन्म होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी से कुछ नया निचोड़ती है, एकदम वैसे ही जैसे अत्यधिक दबाव
और घर्षण से कोयले का स्वरूप बदल जाता है और वो हीरा बन जाता है। ओहो, झाग या फेन पैदा होना उसी संघर्ष, उसी ऊर्जा के रूपांतरण का प्रत्यक्ष और भौतिक परिणाम है। ये सिखाता है कि महान संरचनाएं शून्य से जादू की तरह नहीं उभरती, वे ऊर्जा के भारी टकराव से जन्म लेती हैं। ऊर्जा के भारी टकराव से जन्म लेती हैं। क्या बात है। इसका मतलब है कि मंथन से उत्पन्न हुआ वो विशाल फेन या झाग कोई व्यर्थ पदार्थ नहीं था जिसे किनारे कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। वो झाग हमारे आज के ब्रह्मांड की वास्तुकला की मुख्य सामग्री बनने वाला था। मतलब वो कच्ची ईंट थी जिससे आसमान को आकार दिया जाना था। एकदम सटीक बात कही। उस फेन को विस्तृत अंतरिक्ष और खुले व्योम में ऊपर की ओर उठाया गया। उस मथे हुए उफनते झाग से जो संरचना बनी, वो आज हमारे सिर के ऊपर का आसमान है। इसी फेन से सप्त आकाशों का निर्माण हुआ। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध करता है। जब आसमान की वास्तुकला की बात आती है तो बताया जाता है कि सबसे निचले आकाश को एक स्थिर तरंग या स्टेशनरी वेव के समान बनाया गया। हाँ, स्टेशनरी वेव। और सबसे ऊपरी आकाश को एक सुरक्षित वितान बना दिया गया, यानी एक ऐसा आवरण जो बिना किसी खंभे या स्तंभ के टिका हुआ है। लेकिन ये स्थिर तरंग वाला विचार थोड़ा जटिल है। कैसे? भौतिकी में तरंग या लहर का मतलब तो गति से होता है ना? है ना? तो एक आसमान स्थिर तरंग कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए किसी संगीत वाद्य यंत्र जैसे गिटार के तार के बारे में सोचें। अच्छा। जब गिटार के तार को छेड़ा जाता है तो वो बहुत तेजी से कंपन करता है, उसमें ऊर्जा की लहरें दौड़ती हैं। लेकिन वो तार अपनी जगह से टूटकर कहीं और नहीं जाता, वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ओहो, मतलब ऊर्जा गतिशील है लेकिन रूप स्थिर है। बिल्कुल। इसी तरह वो आदिम महासागर और वो फैन अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन सृजन की अचूक योजना ने उस ऊर्जा को एक स्थिर तरंग में जमा दिया। लहर का आकार है, उसमें ऊर्जा है, लेकिन वो एक जगह पर जम गई है, फिक्स हो गई। ये तो भौतिकी और कला का एक बेहद सुंदर संगम लगता है। एक ऐसा आसमान जो बिना किसी सहारे, बिना किसी खंभे के टिका है। और फिर उस व्यवस्था को सजाया जाता है। उस स्थिर आवरण को नक्षत्रों के आभूषणों और दीप्तिमान उल्काओं से सुसज्जित किया गया। सही कहा। उसमें एक चमकता हुआ सूर्य और एक प्रकाशमान चंद्रमा स्थापित किया गया, जो अपने एक परिक्रमा करते हुए परिपथ में एक गतिमान गगन मंडल में स्थित हैं। हाँ, मतलब एक ऐसे ब्रह्मांड की शुरुआत जो एक भयंकर तूफान और उफनते पानी से हुई थी, वो अब सटीक, गणितीय और सुरक्षित परिक्रमाओं तक पहुंच गया है। और सच कहूं तो यही इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी सीख है। ये अराजकता से व्यवस्था तक की एक संपूर्ण यात्रा है। शुरुआत में दो असीम ताकतों का बेकाबू लगने वाला टकराव था। नीचे से धकेलती हुई हवा और ऊपर से गिरता हुआ पानी। बिल्कुल। फिर एक और हवा ने आकर उसे बुरी तरह मथ दिया। लेकिन उस भयंकर अराजकता का अंतिम परिणाम क्या निकला? एक पूर्णतः स्थिर, गणितीय सटीकता से चलने वाला ब्रह्मांड। केओस से ऑर्डर तक का सफर। हाँ, सूर्य और चंद्रमा की ये सटीक परिक्रमा उसी प्रारंभिक अचूक इरादे का विस्तार है जिसकी बात सबसे पहले हुई थी। बिना स्तंभ के टिका ये आकाश, जो कभी सिर्फ एक झाग था, सृजन की उस पूर्णता को दर्शाता है जहां सब कुछ नियंत्रण में है। तो अगर इस पूरी वैचारिक यात्रा को एक साथ समेटा जाए तो ये कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है? ये देखा गया कि कैसे पूर्ण ज्ञान और अचूक इरादे के साथ एक प्रक्रिया शुरू हुई, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं। एक प्रचंड वायु और अथाह जल के बीच एक डायनामिक बैलेंस स्थापित किया गया। फिर एक सूखी तेज हवा के ब्रह्मांडीय मंथन से पानी से झाग पैदा किया गया, और वो झाग ऊपर उठकर एक स्थिर, सुव्यवस्थित और बिना खंभों वाले आकाश में बदल गया, जिसे बाद में तारों और ग्रहों से सजाया गया। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा की प्रासंगिकता सिर्फ ये समझने में नहीं है कि अतीत में क्या हुआ होगा, बल्कि ये हमारे वर्तमान को देखने का नजरिया भी बदलता है। वो कैसे? ये मॉडल ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो संरचनाएं आज अत्यंत शांत, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देती हैं, जैसे रात का चमचमाता आकाश, उनका जन्म अक्सर अत्यंत प्रचंड मंथन, अराजकता और विपरीत ताकतों के महाटकराव से होता है। शांति और स्थिरता हमेशा किसी बड़े तूफान के गर्भ से ही आकार लेती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इस गहन अन्वेषण को समाप्त करते हुए एक विचार है जो इस पूरे मॉडल से उभर कर सामने आता है और मन में गहराई तक ठहर जाता है।
वो कौन सा विचार है? अगर ये मॉडल सही है और सबसे निचला आकाश वास्तव में एक स्थिर तरंग है जो आदिम जल के भयंकर मंथन से निकले झाग से बनी है, तो हम शून्य अंतरिक्ष को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। तो वापस उसी दृश्य पर चलते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। जब रात के साफ आकाश में उन टिमटिमाते तारों की ओर देखा जाता है तो किसी खाली शून्य अंतरिक्ष को नहीं देखा जा रहा होता। असल में एक जमे हुए ब्रह्मांडीय महासागर की सतह को नीचे से देखा जा रहा होता है। यह सच में विचार करने योग्य है। क्या यह सारा जीवन एक अनंत ब्रह्मांडीय जल की बूंद के भीतर ही पनप रहा है?